Now this question is from lease Ind AS 116. Ind AS 116 लीज का क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कूप लिमिटेड अवेल्ड मशीन ऑन लीज फ्रॉम फेरारी लिमिटेड. The term and condition of the lease are as under. Lease period is 3 years and machine costing 8 lakh. Assume its fair value. ये fair value इसको मान के चलेंगे। मशीन हैज़ एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 5 ईयर, तो मशीन की 5 ईयर लाइफ हो गई। मशीन रिवर्ट बैक टू द फेरारी ऑन टर्मिनेशन ऑफ लीज. द अनगारंटीड residual value is estimated 50,000 and the end of the 3rd year. 3 equal annual installment are made at the end of the year. Implicit interest rate 10%. Present value 1 rupees due end of the 3rd year at the rate 10% is 0.7513. Present value of annuity on 3rd year is, ये कुमुलेटिव दे रखा है 2.4868. यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन वेदर इट्स फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज एंड आल्सो कैलकुलेट अनअर्न्ड फाइनेंस लीज इनकम विद द रेलेवेंट इंड एस. चलिए समरी ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं. समरी ऑफ क्वेश्चन क्या है? लीज ऑफ मशीन वर्थ 8 लाख. लाइफ जो है इसकी 3 ईयर, एक्सपेक्टेड लाइफ 5 ईयर है. मशीन रिटर्न टू द लीजर आफ्टर लीज रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 50,000. इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट 10%. पीवी फैक्टर गिवन. यू आर आस्क्ड वेदर द लीज इज फाइनेंस और ऑपरेटिंग अंडर इंड AS 16. कैलकुलेट अनअर्न्ड फाइनेंस लीज. चलिए इसको समझ लेते हैं. सबसे पहले हम लीज समझ लेते हैं. इंड AS लीज जो है वो दे रखा है. मीनिंग ऑफ लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रोवाइड राइट टू कंट्रोल यूज ऑफ आइडेंटिफिएबल एसेट टू लेसी फॉर द पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन. तो जो लेसर होता है वो अपना प्लाट वगैरह लेसी को देता है फॉर यूज़. तो वही कह रहा है प्रोवाइड राइट टू कंट्रोल यूज टू आइडेंटिफाई एसेट टू लेसी फॉर द पीरियड द टाइम इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन. उसके बदले में उसको कंसिडरेशन मिलता है. डेट ऑफ लीज, इंसेप्शन डेट ऑफ लीज, डेट ऑफ लीज अग्रीमेंट और कमिटमेंट बाय द पार्टी. कमिटमेंट डेट ऑन विच एसेट इज प्रोवाइडेड बाय द लेसर. अकाउंटिंग लीज इज डन फ्रॉम दिस डे. यहाँ पर से अकाउंटिंग आपकी स्टार्ट होगी जिस दिन जो है डेट ऑन विच एसेट इज प्रोवाइडेड टू लेसर बाय द लेसी, प्रोवाइडेड टू लेसी बाय द लेसर. तो लेसर जो है जब प्रोवाइड करता है लेसी को तब से वो अकाउंटिंग डेज मानी जाएगी. अकाउंटिंग ऑफ लेसी इन द बुक्स ऑफ लेसर. लेसी शैल इनिशियली रिकॉग्नाइज लीज लाइबिलिटी रिलेटेड टू ROU एसेट, राइट टू यूज एसेट. Commencement from the following: lease liability, present value of lease liability to be made by the lessee over the lease term using discounting rate. Calculation of lease liability to be booked initially. तो यहाँ पर जो लीज पेमेंट है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है और जो है प्रेजेंट वैल्यू लीज की जो है प्रेजेंट वैल्यू है, इसको जो है आप डिस्काउंट करके जो है आपको लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी है. हैज़ टू पे पेमेंट एंड दिस एंड कैलकुलेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी बाय बुकिंग द इनिशियली. चार्ज इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट ओवर द लीज टर्म ऑन दिस लाइबिलिटी टू अनवाइंड द डिस्काउंट. तो यहाँ पे जो आपको जो है जो इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा जिसको हम फाइनेंस कॉस्ट कहेंगे ओवर द लीज टर्म पे आपको जो है इसको चार्ज करना होगा. इसमें ओपनिंग बैलेंस होगा, लीज इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग रेट रहेगा, एक्चुअल पेमेंट रहेगा और क्लोजिंग बैलेंस रहेगा. तो यहाँ पर देखिए अब आ जाते हैं हम लीज लाइबिलिटी अमाउंट कैलकुलेट एबव.
लीज पेमेंट मेड बिफोर कमेंसमेंट माइनस कर देंगे कोई इंसेंटिव रिसीव्ड फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट, कोई भी इंसेंटिव लेसर ने दिया है, जैसे अगर 3 लाख की लीज पे करनी है और उसमें से 50,000 का डिस्काउंट दे दिया तो 2.5 लाख रुपया हो जाएगा ये। तो वही कह रहे हैं इसमें से जो है लीज इंसेंटिव रिसीव बिफोर कमेंसमेंट डेट, तो यहाँ पर देखिए माइनस कर देंगे। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इंकर्ड बाय द लेसी वो ऐड कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्काउंटिंग और रिस्टोरेशन कॉस्ट, कोई भी जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट होगी या रिस्टोरेशन कॉस्ट होगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे। डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसेट over the lease term using SLM method, but if lease is reasonably certain to exercise purchase option end of this then depreciation on asset is charged over the useful life of the asset। lease payment जो है, lease payment means the payment made by lessee over the lease term, it includes fixed payment लेस इंसेंटिव रिसीव फ्रॉम लेसी। अगर कोई इंसेंटिव मिला है 2 लाख है तो 50,000 अगर मिला है तो घटा देंगे इसको और 1.5 लाख कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए क्या है लीज टर्म, नॉर्मल लीज टर्म पीरियड प्लस एक्सपेक्टेड रिन्यूअल डिस्काउंटिंग रेट टू बी यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ लीज पेमेंट, फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी। यहाँ पर देखिए फर्स्ट 2 तरह की जो है डिस्काउंटिंग होगी। इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट इन द लीज कॉन्ट्रैक्ट लेसर IRR, it is the rate at which present value of lease payment made by the lessee, present value of unguaranteed residual value is equal to fair value of assets under lease। सेकेंड प्रायोरिटी क्या है इंक्रीमेंटल बारोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर 2 रेट दे रखा है, एक इम्प्लिसिट रेट दिया है इम्प्लिसिट रेट, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, अगर नहीं दिया है तो आप इंक्रीमेंटल जो है बारोइंग रेट ऑफ लीसी ये आपको जो है डालना होगा। जनरल एंट्री आप देख लीजिए, एसेट रिकॉग्नाइज करने की क्या होगी, एसेट ROU डेबिट, बैंक कोई अकाउंट फॉर लीज इंसेंटिव रिसीव फ्रॉम द कमेंसमेंट, अगर कोई जो है एक तो ROU डेबिट होगा, कोई इंसेंटिव मिलेगा वो डेबिट हो जाएगा, और कोई लीज लाइबिलिटी है तो वहाँ से क्रेडिट हो जाएगा लीज लाइबिलिटी। टू बैंक पेमेंट कुछ किया है, लीज पेमेंट बिफोर कमेंसमेंट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, हम आ जाते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज, लेसर शैल इनिशियली टू फॉलोइंग द कमेंसमेंट डेट डी रिकॉग्नाइज द एसेट गिवन इन द लेसी अंडर द लीज एट कैरिंग अमाउंट, नो डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन द एसेट by the lessor in future after giving it to finance lease, recognize lease receivable as asset at amount equal to the net investment in lease। तो यहाँ पर दे रखा है, चलिए यहाँ पर देख लिया हमने, और उसके बाद जो जनरल एंट्री है लीज इनकम बैंक और लीज इनकम बैंक डिप्रिसिएशन टू एसेट, इस तरह से इसकी जनरल एंट्री दे रखी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। नाउ सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लीज जो है, लीज है फाइनेंसिंग है या ऑपरेटिंग लीज है, तो समझ लेते हैं, चेक करते हैं। यूजली इंडिकेटर अंडर इंडियस, चेक यूजुअल इंडिकेटर अंडर इंडियस 116। लीज टर्म 3 ईयर है 5 ईयर है, और जिसमें इकोनॉमिक लाइफ जो है 5 ईयर है। लीज टर्म 3 ईयर है, इकोनॉमिक लाइफ 5 ईयर है, ठीक है। तो 3 टर्म लीज का 3 साल है, लेकिन इकोनॉमिक लाइफ 5 साल है, तो निकालेंगे तो 60% है, जो कि नॉट लेस देन 75% है। तो इस केस में तो सो इट इंडिकेट डज नॉट सपोर्ट फाइनेंस लीज, 75% से ज़्यादा होना चाहिए तब फाइनेंस लीज मानी जाएगी, अदरवाइज सेकंड चेक करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट excluding unguaranteed residual as a percentage of fair value, present value of lease payment, fair value substantially cover all commonly treated as 90%। तो इस केस में जो है आपका जो है हो जाएगी ये फाइनेंस लीज। बिकॉज द मिनिमम लीज पेमेंट अमाउंट
in 95.3 asset fair value, the lease transfer substantially all the risk and reward reference there is finance lease. Conclusion, it is finance lease. तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका 8 लाख है, 1 सेकेंड, तो इसमें देखेंगे जैसे कि इसमें जो है हमारा फेयर वैल्यू ऑफ रिकवर्ड लीज पेमेंट जो है हमारा 7,62,435 है, डिवाइडेड बाई 8 लाख इसकी जो है वो थी फेयर मार्केट वैल्यू, 8 लाख फेयर मार्केट वैल्यू थी, फेयर मार्केट वैल्यू। तो ये आपका आ जाएगा आपका लगभग 90 मोर देन 95% जो है ये आपका आ जाएगा। तो ये आपकी फाइनेंस लीज हो जाएगी। तो 8,62,435 डिवाइडेड बाई 8 लाख, ये आएगा 95.30%। तो ये आपकी कवर करती है सब्सटेंशियली। तो ये आपका हो जाएगा फाइनेंस लीज। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट जो है, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट जो है वो 8 लाख था, ठीक है। अब यहाँ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है 50,000, अनगारंटीड वारंटीड रेसिडुअल वैल्यू जो दे रखी है वो 50,000 दे रखी है, ठीक है। अब इसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर 3rd ईयर जो है, इसको हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे 3rd ईयर का। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेसिडुअल वैल्यू आफ्टर 3rd ईयर, तो ये आपका हो गया 50,000 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर 3rd इंस्टॉलमेंट में ये दे रखा है 75,13 हम ले लेंगे, 75,13 50,000 75,13 ये हो गया 37,565। ये जो है आपका 37,565 है। फेयर वैल्यू टू बी रिकवर्ड फ्रॉम लीज पेमेंट, यहाँ पर देखिए फेयर वैल्यू टू बी रिकवर्ड फ्रॉम लीज पेमेंट कितना है, 8 लाख जो है, इसमें से ये घटा देंगे हम 37,565, तो ये आ जाएगी 8 लाख माइनस 37,565, 7,62,435, 7,62,435 ये आ जाएगी आपकी क्या बोलते हैं फेयर वैल्यू टू बी रिकॉर्ड फ्रॉम लीज पेमेंट, फेयर वैल्यू टू बी रिकॉर्ड फ्रॉम लीज पेमेंट। अब ये जो हम इसकी निकाल देते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, जो यहाँ पर दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, एन्युटी मतलब 3 साल का कंपाउंड, 3 साल का कंपाउंड क्या दे रखा है यहाँ पर दे रखा है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 1 रुपी ड्यू एंड 3rd ईयर 2,48,68, तो यहाँ पर 2,48,68 ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दे रखी है। इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, यहाँ पर 7,62,435 डिवाइडेड बाई 2,48,68, 2,48,68 3,06,592, 3,06,592 या 93, ये आपकी जो है एनुअल लीज पेमेंट आ गई, एनुअल लीज पेमेंट ये आ गई 3,06,593, ये आपकी एनुअल लीज पेमेंट आ गई। अब हमें कंप्यूटेशन करना है अनअर्न्ड फाइनेंस लीज का, अनअर्न्ड फाइनेंस लीज। तो हम देखिए ये जो आपकी एन्युटी आ गई इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं 3 साल की। टोटल लीज पेमेंट जो आएगी टोटल, पहले तो हम ये लिख लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ अनअर्न्ड फाइनेंस लीज, कंप्यूटेशन ऑफ अनअर्न्ड
अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3,06,593 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये 9,19,779 आ गया। अब इसमें से घटा देंगे, आपकी ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे रेसिडुअल वैल्यू, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू 50,000 की थी। और इसमें से हम माइनस कर देंगे आपका, ये टोटल हो गई जो है 9,69,779 ये हो गई। इसमें से माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, लीज पेमेंट एंड रेजिडुअल इनकम, इसको बोलते हैं लीज पेमेंट एंड रेसिडुअल इनकम। 8 लाख की थी, यहाँ पर 8 लाख लिख देंगे। ये आ गई आपकी 169,779, ये आपकी आ गई अनअर्न्ड फाइनेंस लीज। अब पहले अनअर्न्ड फाइनेंस लीज क्या होती, फाइनेंस इनकम। तो हम सबसे पहले इधर आ जाइए, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम एट इंसेप्शन लेसर व्यूज, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज अनडिस्काउंटेड, टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल, इतना हो गया। नेट इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेसिडुअल, जोड़ दिया 8 लाख। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम जो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट घटा लेंगे तो ये जो आ जाएगी आपकी अनअर्न्ड फाइनेंस लीज आएगी, इनकम, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो यहाँ पर जो आएगा ये आपका अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ जाएगी। फाइनेंस इनकम क्या है, फार्मूला सीधा सा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। कितना है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, 9,69,778 माइनस 8 लाख, जो इसकी जो है नेट इन्वेस्टमेंट है 8 लाख, 169,778, ये जो हमने निकाला है यहाँ पर। इसमें से 8 लाख घटा लेंगे तो हमारी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ जाएगी। फिर से देख लेते हैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम के बारे में क्या है। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट, टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट प्लस अनगारंटीड लीज रेजिडुअल इनकम, ये हो गया ये। तो यहाँ पर देखिए 69 क्या है, हमने जो निकाला था यहाँ पर कैसे निकाला था, ये 8 लाख है, 8 लाख में जो है ये इतने से प्लस कर दिया, इतने से माइनस कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये आपकी आ गई मल्टीप्लाइड बाई 3 से कर दिया, आपका जो है ये आ गया आपका अमाउंट। इसमें अनगारंटीड रेजिडुअल इनकम जोड़ दिया, ये आपके आ गई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दिस इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ये आपका होगा। ठीक है, इसमें से जो नेट इन्वेस्टमेंट आपका 8 लाख है वो हम घटा देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए नेट इन्वेस्टमेंट आपका 8 लाख रुपये है, ये आप घटा देंगे। क्या बोल रहा है, नेट इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू प्लस रेसिडुअल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेसिडुअल, ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये रेसिडुअल वैल्यू है। ये कैसे निकला, 7,62,435। यहाँ पर देख लीजिए 7,62,435 निकालने के लिए आपको 8 लाख में से जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेसिडुअल वैल्यू आफ्टर 3 मंथ है, रेसिडुअल वैल्यू यहाँ पर
8 लाख है। अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू 50,000, इसको थर्ड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इसको प्रेजेंट वैल्यू से कन्वर्ट कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू से कन्वर्ट कर देंगे, कितना लग जाएगा ये 0.7, ये आपका है आपका ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 0.7513, ये आपकी आ गई 37,565, ये आपका जो है आ जाएगा, जो यहाँ पे आ जाएगी ये आपका ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड आफ्टर 3 ईयर, ये जो है यहाँ से घटा देंगे, उसके बाद 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वल इंस्टॉलमेंट आ गया। एनुअल लीज पेमेंट जो है 3 लाख, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3,06,593 आ जाएगा। और इसी को जो है क्या नाम है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और इसमें से जो है प्लस कर देंगे 50,000 अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, यहाँ पर देखिए फार्मूला ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का, टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। तो ये अगर जोड़ दीजिए ये कितना है 3,06,593 और 50,000, 3,06,593 प्लस 50,000 जोड़ देंगे यहाँ पर ग्रॉस इनकम में, यस यहाँ पर एक तो 3,06,593 प्लस 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 50,000, नहीं ये गलत हो रहा है क्या, सही ठीक है, ओके 3,06,593 इंटू 3, ये हो गया आपका 1 सेकेंड, ये हो गया आपका जो है 9,19,779 प्लस 50,000 की जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो ये हो गया वो 9,69,779, ये आपका आ गया। इनमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू यहाँ पर ये अनगारंटी रेजिडुअल वैल्यू 50,000, और नेट में जो है आप जो 7,62,000 करेंगे, मतलब 8 लाख में से माइनस कर देंगे 37,000 समथिंग, 37,565, ये आ जाएगा 7 लाख जो है 62,435 प्लस इसको प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे 50,000 की 37,565, ये 37,565 जोड़ देंगे तो ये 8 लाख आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका टोटल निकल जाएगा आपका जो है कंपटीशन ऑफ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, यहाँ पर जोड़ देंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, उसमें से माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लीज पेमेंट एंड रेसिडुअल इनकम, ये दोनों जोड़ देंगे। इसमें दो चीज़ें हैं 7,62,435 7,62,435 प्लस 37,565 7,62,435 37,565 8 लाख, ये दोनों मिला के ये हो जाएगा आपका नेट जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लीज पेमेंट एंड रेजिडुअल इनकम, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।